बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 9 साइंस वालों के लिए चैप्टर नंबर 2 है फंडामेंटल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बोर्ड की तरफ से जो आपके पास कोर्स रिड्यूस हुआ है उसमें सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर से दो ही टॉपिक है आपके पास। पहला आपके पास इंट्रोडक्शन है और इसके बाद आपके पास जो दूसरा टॉपिक है वो है फंक्शंस। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। सिंपल अल्फाज में अगर मैं आपको समझा दूँ तो आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में जो विंडोज़ इस्तेमाल करते हैं वो आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यानी कि वो सिस्टम जो आपके सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि जब तक विंडो नहीं होगा तब तक आप सिस्टम को ऑपरेट नहीं कर सकते। अगर आप मोबाइल की बात की जाए तो आपके पास आईओएस, एंड्रॉयड्स और इस तरह के आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद होते हैं। ठीक है, इससे पहले किसी वक्त में जावा भी था तो वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम था, लेकिन फ़िलहाल विंडोज़ और एंड्रॉयड बहुत कॉमन है। आप इससे आसानी से समझ जाएंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो अब ज़रा आगे चलते और इसको डिटेल से पढ़ने की कोशिश करते। तो पेज नंबर 31 पर आपके पास ये जो मैंने ओपन किया हुआ है आपको नज़र आ रहा होगा। सबसे पहला टॉपिक आपके पास आ रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको ओएस भी कहा जाता है। अगर आप ओएस के नाम से सर्च करते हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा आपके पास। इससे पहले कि पैराग्राफ स्टार्ट कर ले मैं आपको ये तस्वीर दिखा दूँ आपको जो नज़र आ रही होगी। इसमें आपको विंडोज़ नज़र आ रहा होगा यहाँ पर, इसके साथ साथ आपके पास ब्लैकबेरी और एमएस डोस नज़र आ रहा होगा आपको ये। ठीक है, इसके साथ साथ आपको लिनक्स नज़र आ रहा होगा, यूबंटू नज़र आ रहा होगा और एंड्रॉयड भी नज़र आ रहा होगा। तो ये आपके पास सब के सब क्या है, आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करते हैं तो सिंपल अल्फाज में तो मैं आपको बता चुका, लेकिन आइए ज़रा इसका पैराग्राफ पढ़ लेते कि ये क्या काम कर रहे थे। तो पहली लाइन में जो आपको नज़र आ रहा होगा, इन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर विच परफॉर्म ऑल द बेसिक टास्क लाइक बूटिंग द कंप्यूटर। अब क्या चीज़ है बूटिंग द कंप्यूटर, तो सबसे पहले जो फंक्शन आपके पास आने वाला है वो बूटिंग द कंप्यूटर ही होगा। उसमें हम इंशाल्लाह इसको पढ़ लेंगे। फिर फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, कंट्रोलिंग पेरिफेरल डिवाइसेस, ये तमाम चीज़ें नीचे आपके पास डिटेल से आने वाली है। अलबत्ता पेरिफेरल डिवाइसेस आपके पास क्या होते हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क, प्रिंटर्स, कीबोर्ड, यानी जो नॉर्मली हम चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, जो ज़रूरी होते हैं, माउस वगैरह, ये सारे पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाते हैं। इट मैनेज कंप्यूटर रिसोर्सेज। अब क्या होते हैं ये रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज आपके पास दो तरह के होते हैं, हार्डवेयर रिसोर्सेज और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। इसको भी हम इंशाल्लाह नीचे पढ़ने वाले हैं। मोस्ट कॉमनली ऑपरेटिंग सिस्टम आर डोस, विंडोज़, लिनक्स, एंड्रॉयड, मैक ओएस एंड आईओएस। ये जो नीचे पिक्चर भी दिया हुआ है आपके पास 2.1 में डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से, तो ये आपके पास सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ठीक है, तो ज़रा इसके फंक्शन करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम असल में क्या क्या चीज़ें हमारे लिए अंजाम देता है। तो सबसे जो लास्ट के पैराग्राफ में, इस पैराग्राफ में जो आपको नज़र आ रहा होगा ये फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसको ज़रा स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, पेज नंबर 32 पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज एवरी एक्टिविटी ऑफ अ कंप्यूटर। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जब तक कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा आप अपना कंप्यूटर ऑपरेट नहीं कर सकते, लैपटॉप ऑपरेट नहीं कर सकते। तो पता चला कि जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तब तक कोई भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं की जा सकती। तो तमाम एक्टिविटीज़ को यही मैनेज कर रहा होता है। इट इज़ द मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम, यानी तमाम प्रोग्राम को कंट्रोल करने वाला मास्टर। दैट प्रोवाइड द इंटरफेस फॉर द यूज़र। इंटरफेस फॉर द यूज़र का मतलब जो चीज़ें हमें कंप्यूटर पर नज़र आती है वो इंटरफेस होता है। ठीक है, टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर्स, ताकि हम कम्युनिकेट करें कंप्यूटर के साथ। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इस पर लास्ट के चैप्टर में हम बात भी कर चुके। अलबत्ता थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि दो तरह के आपके पास टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स आपके पास वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि आपके सिस्टम को चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं। जैसे विंडोज़ में आप जो चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल कर लेते हो आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो वक्त ज़रूरत आप इंस्टॉल करते हो, यानी यूज़र अपने ज़रूरत के लिए, जैसे VLC वगैरह हो गया, ये ज़रूरत के लिए इंस्टॉल करते हैं, विंडो में बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आता। ठीक है, तो जो यूज़र अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल कर रहा होता है वो आपके पास एप्लीकेशन होता है, और जो सिस्टम में लाजमी होता है बाय डिफ़ॉल्ट होता है आपके पास सिस्टम। बाकी जो हमने डिटेल से इसका पूरा लेक्चर नोट किया था। ठीक है, इसके साथ साथ 2.0 पर इसका बाकायदा एक डायग्राम बना हुआ है। ये वाला डायग्राम है 2.0 नहीं बल्कि 2.2 है। ये आपके पास डायग्राम है कि सबसे पहले यूज़र जाता है सॉफ्टवेयर्स के पास, चाहे वो सिस्टम हो या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो। अच्छा याद रखिएगा, अगर आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी इस्तेमाल करते हैं तो वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से ही चलता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वॉल्व होगा, चाहे विंडो हो, आईओएस हो, जिस पर हम बात कर चुके। उसके बाद हार्डवेयर आएंगे आपके पास। ठीक है, और फिर आपका रिजल्ट आपकी स्क्रीन तक आएगा। तो ये इस डायग्राम में कुछ यू बना हुआ है। तो अब हम ज़रा बात करते हैं इसके फंक्शन नंबर 1 पर, जिसको मैंने कहा भी था कि फंक्शन नंबर 1 में आपके पास बूटिंग आएगा। बूटिंग बेटा दो तरह के होते हैं आपके पास। एक तो जब आप कंप्यूटर ख़रीद कर लाते हो
और उसमें विंडो नहीं होता, तो जो आप विंडो इंस्टॉल करते हो ना, इसको बूटिंग कहा जाता है। ठीक है, एक तो ये है आपके पास। ठीक है, तो जैसे लिखा है बूटिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग द कंप्यूटर ऑपरेशन, कि जब तक नहीं होगा तब तक आप नहीं कर सकते। दूसरा ये कि जब आप कंप्यूटर नॉर्मली ऑन करते हो तो कुछ चीज़ें चेक करता है वो, तो वो भी आपके पास बूटिंग कहता है। ठीक है, उसको पोस्ट भी कहा जाता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, लेकिन उस पर हम फिलहाल बात नहीं कर रहे। इट चेक द कंप्यूटर रिसोर्सेज एंड मेक इट रेडी टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। ये बूटिंग क्या कर रहा होता है, तमाम डिवाइसेस को चेक कर रहा होता है कि कहीं पर कोई मसला गड़बड़ तो नहीं है, और फिर उसके बाद आपके लिए रेडी करता है कि आप उसको अब अपने हिसाब से इस्तेमाल करो। ठीक है, तो ये बूटिंग कहलाता है। आगे बाद दूसरा आता है रिसोर्स मैनेजमेंट। मैं आपको बता चुका हूँ कि रिसोर्स मैनेजमेंट आपके पास क्या होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मैनेजेस, यानी ये क्या करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज कर रहा होता है। इसके साथ साथ प्रोसेसर की एलोकेशन और डी एलोकेशन भी यही देख रहा होता है। ठीक है, प्रोसेसर का मतलब मेमोरी की बात की जा रही है। फिर उसके बाद जो भी चीज़ें आप रिसोर्स यानी इन्हीं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की मदद से ऑपरेट कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो, एग्जीक्यूट कर रहे हो, रन करवा रहे हो, ये सारी चीज़ें क्या कर रहा होता है, रिसोर्स मैनेजमेंट देख रहा होता है। ठीक है, फिर आगे बाद जो तीसरा आता है वो यूज़र इंटरफेस आता है या कमांड इंटरफेस। अब ये क्या हो रहा होता है, देखिए यूज़र इंटरफेस सिंपली अल्फाज में ये समझो जो आपको नज़र आता है। अब हर ऑपरेटिंग सिस्टम में ये कमाल होना चाहिए और होता भी है कि वो जितना इजी होगा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, सब के लिए जो है कंप्यूटर आसान हो चुका है। वजह यूज़र इंटरफेस है कि आप मुख्तलिफ बटन, कलर्स और उन तस्वीर से उसकी ऑपरेशन को आसान बना रहे होते हो, ताकि वो पढ़ा लिखा या अनपढ़ के जो है ना इस डिफरेंट को ख़त्म कर सके। तो यह बस यूज़र इंटरफेस होता है, इसको ज़रा पढ़ते। लिखा हुआ वी इंटरेक्ट विथ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यूज़र इंटरफेस बात हो गई इस पर। कमांड इंटरप्रेटर इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विच रीड, ठीक है, द कमांड्स फ्रॉम द यूज़र। अब ये इंटरप्रेटर क्या होता है, पुराने वक्त में जब यूज़र इंटरफेस नहीं था तो कमांड लाइन का इस्तेमाल किया जाता था। वो ब्लैक स्क्रीन जिसको कंसोल भी कहा जाता था, उसकी मदद से हम क्या करते थे, कंप्यूटर को ऑपरेट करवाते थे। लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए था जो पढ़े लिखे हुए या जिन्होंने ये कोड वगैरह याद किए होते थे। ठीक है, तो उसके बाद यूज़र इंटरफेस यानी GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का इस्तेमाल किया गया। तो ये इंटरप्रेटर क्या हो रहा होता है, ये सिर्फ और सिर्फ उन यूज़र के लिए होता है जो कंप्यूटर को कमांड देना जानते हो। ठीक है, इंटरप्रेटर एंड ट्रांसलेट देम इनटू मशीन लैंग्वेज। बेटा मशीन लैंग्वेज इंसानी लैंग्वेज से अलग होती है, हमने पिछले चैप्टर में ट्रांसलेटर में पढ़ लिया था, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर में। और फिर हमने मशीन लैंग्वेज पढ़ा था। मशीन लैंग्वेज आपके पास 0 और 1 है अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो। अब नॉर्मल इंसानों की ज़बान 0 और 1 तो नहीं हो, तो सब तरह की ज़बानें बोलते हैं, तो कंप्यूटर वो नहीं समझता, वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है। तो ये काम इंटरप्रेटर कर रहा होता है। ठीक है, अभी आजकल कंपाइलर कर रहे होते हैं। दोनों ये तकरीबन एक चीज़ है, बस कुछ डिफरेंस के साथ हमने इसको पढ़ा था। ठीक है, फिर आपके पास अगला आ रहा है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी से रिलेटेड जितना भी काम होगा, इन्हें डिलीट करना, इंसर्ट करना, लोकेट करना, डी लोकेट करना, ठीक है ना, प्रोग्राम को कितना मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी, कितने मेमोरी प्रोसेस हो रहा है, क्या सिस्टम हो रहा है, तो तमाम चीज़ें भी क्या कर रहा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, पूरी मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम को क्या कर रहा होता है, देख रहा होता है। फिर आपके पास आता है IO, यानी कि इनपुट आउटपुट जो है ना आपके पास मैनेजमेंट सिस्टम आ रहा होता है। ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम देख रहा होता है ये कौन सी चीज़ें इनपुट में आ रही है, कौन सी चीज़ें आउटपुट के लिए इस्तेमाल की जाए। जैसे आप प्रिंटर वगैरह आउटपुट के लिए इस्तेमाल करते हो, और बहुत सारे आउटपुट जो हम इस्तेमाल करते हैं, इनपुट इस्तेमाल करते हैं, वो आउटसाइडर होते हैं, यानी कंप्यूटर के अंदर नहीं होते, हम बाहर से उसको क्या कर रहे होते हैं, इंसर्ट करवा रहे होते हैं, इंजेक्ट करवा रहे होते हैं। तो ये तमाम मैनेजमेंट सिस्टम भी क्या कर रहा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम देख रहा होता है। इधर लिखा भी है बाकायदा कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड द डिवाइस ड्राइवर्स। ड्राइवर्स क्या होते हैं, जो आपके सिस्टम को चलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, अंदर कुछ ना कुछ तो एजेंट्स होंगे ना जो हमारे काम कर रहे होंगे, जो हमारे हुक्म मानेंगे। दीज डिवाइस ड्राइवर्स आर सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल IO। अच्छा, ये ड्राइवर्स भी आपके पास असल में एक तरह के सॉफ्टवेयर ही होते हैं। ठीक है, और ये आप इंस्टॉल भी कर सकते हो अगर आपके पास किसी जगह पर कमी, मान लीजिए आप प्रिंटर जो है ना क्या कर रहे हो, इंस्टॉल करवा रहे, तो ज़ाहिर सी बात है उनको इंस्टॉल करने के लिए जहाँ से हम इजाज़तनामा लेंगे वो ड्राइवर्स होंगे। फिर आगे बात है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। तो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में ऐसा है कि नाम देना, ठीक है, नाम देना, इसके साथ साथ फाइल को जो है ना वो रिट्रीव करना, ओपन करना, इंसर्ट करना, उसमें डेटा डालना, ये तमाम चीज़ें कौन देख रहा होता है, ये आपके पास फाइल मैनेजमेंट सिस्टम देख रहा होता है। ठीक है, तो ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही उसको ऑपरेट कर रहा होता है। फिर आगे बात है प्रोसेस मैनेजमेंट। ये पैराग्राफ ज़रा खुद पढ़ लीजिएगा, मैं आपको ज़रा समझा दूँ कि देखो जो भी चीज़ आप प्रोसेस करवाते हो, ठीक है, कोई भी चीज़ आप जो प्रोसेस करवाते हो, तो वो असल में क्या हो रहा होता है आपके पास, वो आपके पास मेमोरी सिस्टम में जाता है। किस चीज़ में, टास्क मैनेजर में। आपको तस्वीर भी नज़र आ रही होगी, टास्क मैनेजर में आपके पास जा रहा होता है। आप कंट्रोल पैनल से टास्क मैनेजर को जो है ना वो ओपन कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्या मेंशन होगा कि इस वक्त आप कौन कौन से प्रोग्राम चला रहे हो, ठीक है ना, और कितने % आपकी जो है ना वो CP का जो है ना इस्तेमाल हो रहा है, कितना MB हो रहा है, क्या प्रोसेस हो रहा है, तमाम चीज़ें कौन देख रहा होता है, आपके पास प्रोसेस मैनेजमेंट देख रहा होता है। ठीक है,
असल में ये प्रोसेस मैनेजमेंट को भी कौन देख रहा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम देख रहा होता है। ठीक है, तो कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं, कौन से टाइम ले रहे हैं, कौन से बैकग्राउंड में जो है ना वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो है ना वो कौन देख रहा होता है? प्रोसेस मैनेजमेंट। और इसको भी कौन देख रहा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर आखिर में आता है यूज़र मैनेजमेंट सिस्टम। इट मॉडर्न in modern operating system, user management describe the ability of administration to control user access of various computer resources like software, IoT device system। देखो बेटा, आप यूज़र मैनेजमेंट में क्या हो रहा है कि आप अपना नाम देते हो, आप अपना पासवर्ड लगाते हो और अपनी पसंद की चीज़ें उससे ऑपरेट करवाने की सोच रहे हो। तो ये आपके पास क्या हो रहा होता है? ये आपके पास ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम देख रहा होता है। अच्छा, ऊपर हमने बात की थी ब्लैक स्क्रीन और कमांड वगैरह की, तो ये आपके पास ब्लैक स्क्रीन है, आप इसको भी पढ़ सकते हो। अलबत्ता आपके पास जो रिड्यूस कोर्स में है वो सिर्फ यूज़र मैनेजमेंट सिस्टम तक है, आगे नहीं है आपके पास। ये दो ही टॉपिक है आपके पास। तो अगर इन दो टॉपिक रिलेटेड आपसे कोई सवाल वगैरह पूछना है आपने, तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर पूछिए, आपको जवाब इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।